हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल कंसेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज तो चल ही रही है और उसी सीरीज को हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते हुए आज लेकर के आए हैं आपके लिए फंडामेंटल राइट। क्या लेकर के आए हैं? फंडामेंटल राइट। हाँ, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये जो क्लास होने वाली है वो क्लास इंग्लिश मीडियम में होने वाली है। ये जो क्लास होने वाली है ये क्लास इंग्लिश मीडियम में होने वाली है एंड जस्ट इसके बाद जो क्लास आएगी वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आएगी। तो ये फंडामेंटल वाली क्लास जो होने वाली है इंग्लिश मीडियम में होने वाली है एंड इसके बाद में जो क्लास आएगी वो किस में आएगी? हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आने वाली है। पॉलिटिकल साइंस की इस सीरीज में स्वागत है आप सभी का एंड अपन चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, टाइम को खराब ना करते हुए हमारे मेन टॉपिक पर, फंडामेंटल राइट पर। किस पर चलते हैं हम? फंडामेंटल राइट पर। देखिए, तो आज का हमारा मेन टॉपिक है फंडामेंटल राइट। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? फंडामेंटल राइट। तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट। भाई फंडामेंटल राइट क्या होते हैं पहले हमको ये पता होना चाहिए। ऐसे अधिकार जो हमको कहाँ से मिले हैं? संविधान के द्वारा दिए गए हैं, मतलब संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है, इनका क्या होता है, इनका शोषण होता है, तो आप सीधे आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। किस में जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये हमारे होते हैं फंडामेंटल राइट। ये हमारे क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। देखिए आगे, तो देखिए हमारा मेन टॉपिक है फंडामेंटल राइट कि भाई फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के किस भाग में आते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के किस पार्ट में आते हैं। तो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के पार्ट नंबर 3 में आते हैं। पार्ट नंबर 3 में आते हैं और पार्ट नंबर 3 में आते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक आते हैं? तो पार्ट नंबर 3 में हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आते हैं। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं? तो पार्ट नंबर 3 में आते हैं। फिर हमारे फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में आते हैं, मतलब किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक आते हैं? तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आते हैं। अब हमने ये तो देख लिया, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। जैसे कि हमने बेसिक नॉलेज तो इससे पहले ली थी, हाँ थोड़ी टाइम पहले, अभी जस्ट हमने बताया था कि भाई फंडामेंटल राइट ऐसे अधिकार जो हमको संविधान के द्वारा प्राप्त कराए गए हैं और अगर इनका वायलेशन होता है तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और वो भी किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। तो देखिए हमारे संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो किससे प्रभावित हैं? वो यूएसए के बिल ऑफ राइट से प्रभावित हैं। किससे इफेक्टेड हैं? यूएसए के बिल ऑफ राइट से इफेक्टेड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो अभी तक हमने केवल 3 चीजें देखी हैं। तो ये फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आते हैं? तो पार्ट नंबर 3 में आते हैं। फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। और फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए, मतलब इन पर किनका प्रभाव है? तो यूएसए के बिल ऑफ राइट का इन पर क्या है? प्रभाव है। अब देखिए आगे देखते हैं। जैसे कि हमको पता है कि हम पार्ट नंबर 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारे पार्ट नंबर 3 जो हमारे संविधान का है उसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारे संविधान के पार्ट नंबर 3 को, जिसमें फंडामेंटल राइट आते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? भाई हमको ये पता होना चाहिए कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जो इंग्लैंड के एक किंग हुआ करते थे जिसका नाम था किंग जॉन। क्या नाम था इनका? किंग जॉन इनका नाम था। इन्होंने इनके सिटीजन्स को, मतलब इनके नागरिकों को कुछ अधिकार देना स्टार्ट किया। इंग्लैंड के एक राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन। इन्होंने क्या किया? इनके नागरिकों को कुछ अधिकार देना स्टार्ट किया। और इनके नागरिकों को अधिकार देना इन्होंने स्टार्ट किया कब? 1215 में, 1215 में इन्होंने क्या किया? 1215 में इन्होंने क्या किया? इनके सिटीजन्स को राइट देना स्टार्ट किया, कुछ इन्हीं राइटों को, और ध्यान देना है आपको इधर, और इन्हीं बेसिक राइटों को इन्होंने क्या कहा? इन्हीं बेसिक राइटों को इन्होंने कहा मैग्ना कार्टा। इन्हीं बेसिक राइटों को इन्होंने क्या कहा? इन्हीं बेसिक राइटों को इन्होंने कहा मैग्ना कार्टा। इसीलिए अब हमारे संविधान के पार्ट नंबर 3 में
हमारे संविधान के पार्ट नंबर 3 में भी क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट हैं। जब हमारे संविधान के पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट हैं तो इसी कारण और इसीलिए हम हमारे संविधान के पार्ट नंबर 3 को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसीलिए हम हमारे संविधान के पार्ट नंबर 3 को क्या कहते हैं, हम हमारे संविधान के पार्ट नंबर 3 को कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम हमारे संविधान के पार्ट नंबर 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के एक राजा थे किंग जॉन, ठीक है, जिन्होंने कब 1215 में 1215 में वहाँ के सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट देना स्टार्ट किया और उन राइट को उन्होंने मैग्ना कार्टा कहा था। और हमारे फंडामेंटल राइट भी पार्ट नंबर 3 में आ रहे हैं और इसीलिए हम पार्ट नंबर 3 को क्या नाम देते हैं, हम पार्ट नंबर 3 को नाम देते हैं मैग्ना कार्टा। क्या नाम देते हैं, मैग्ना कार्टा नाम देते हैं। अब चलते हैं अपन थोड़ा आगे। देखिए अब अगर आगे बात करें तो देखो, अब हमने ये तो देख लिया कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट आते हैं एंड ये किससे इफेक्टेड है, तो यूएसए के बिल ऑफ राइट से ये इफेक्टेड है। और मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, तो हमने ये भी जान लिया कि भाई इंग्लैंड के एक राजा थे किंग जॉन, जिन्होंने वहां के सिटीजन्स को कुछ राइट देना स्टार्ट किया 1215 में और उसको उन्होंने क्या कहा था, मैग्ना कार्टा कहा था। हमारे पास कितने, हाउ मच, कितने फंडामेंटल राइट हैं, तो हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं। कितने फंडामेंटल राइट हैं, टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट प्लस उनमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं वो लिखे गए हैं। तो देखिए जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार जिसको हम बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। सेकंड जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है हमारा फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट 19 से लेकर के 22 तक, मतलब 19 से लेकर 22 तक आते हैं। थर्ड नंबर का हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और इसमें हमारे 23 से लेकर 24 तक क्या आते हैं, आर्टिकल आते हैं। एंड फोर्थ नंबर का हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 28 तक आते हैं। एंड 5 नंबर का हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, मतलब संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसमें हमारे आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक आते हैं। एंड लास्ट वाला 6 नंबर का जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक आते हैं, जिसमें आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक आते हैं। तो देखिए हमने ये भी देख लिया है कि हमारे पार्ट नंबर 3 के किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट आते हैं और कितने टाइप के फंडामेंटल राइट है भाई हमारे पास, तो 6 टाइप के हमारे पास फंडामेंटल राइट हैं। फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होने पर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया है कि हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं, टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं, जिसमें पहले नंबर का हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आएगा, तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आएगा। सेकंड नंबर का हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आएंगे। उसके बाद में थर्ड नंबर का हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 23 एंड 24 आएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें हमारे आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक आएंगे। एंड उसके बाद जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है, यहाँ 5 नंबर का जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें हमारे आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक आएंगे। एंड उसके बाद में जो 6 नंबर का लास्ट नंबर का हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें हमारे आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक आने वाले हैं। तो ये हमारे 6 टाइप के क्या है, फंडामेंटल राइट हैं। तो यहाँ तक तो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन थोड़ा आगे। देखिए तो अगर आगे बात करें तो देखिए ध्यान से, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या देता है, अधिकार देता है, राइट देता है। क्या देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को प्लस एलियंस को दोनों को क्या देता है, अधिकार देता है। हमारा संविधान सिटीजन्स को और एलियंस, मतलब किसको, एलियंस का मतलब कौन होता है, एलियंस ऐसे लोग जो दूसरी कंट्री के हैं, अदर कंट्री के लोग हैं और इंडिया में किसी काम के वजह से या घूमने के लिए या कोई व्यापार वगैरह करने के लिए आए हैं, वो उनको बोला जा रहा है एलियन, ठीक है।
तो हमारा संविधान हमारे नागरिकों को मतलब सिटीजन्स को और एलियंस मतलब विदेशी नागरिकों को भी क्या देता है, अधिकार देता है, क्या देता है, राइट्स प्रोवाइड कराता है। पर डिफरेंस ये है कि हमारा संविधान सिटीजन्स को थोड़े अधिक राइट देता है और एलियंस भी दो टाइप के होते हैं, एक फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन मतलब ऐसे देश के नागरिक जिन देशों के साथ में इंडिया का संबंध अच्छा है उनको बोलेंगे फ्रेंडली एलियन, और ऐसे नागरिक जिन देशों के साथ में इंडिया का संबंध, इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे एनिमी एलियन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंडली एलियन को थोड़ी ज़्यादा फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है, जबकि एनिमी एलियन को थोड़े कम फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है। तो देखिए हमने ये देखा कि भाई हमारा संविधान क्या करता है, हमारा संविधान नागरिकों को, सिटीजन्स को प्लस एलियंस को दोनों को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है, बट सिटीजन्स को थोड़े ज़्यादा फंडामेंटल राइट प्रदान कराता है, प्रोवाइड कराता है, एंड एलियंस को थोड़े कम फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है। एंड उसके बाद में हमने देखा कि एलियन भी दो टाइप के होते हैं, एक फ्रेंडली एलियन और एक कौन से होते हैं, एनिमी एलियन होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंडली एलियन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ज़्यादा फंडामेंटल राइट देता है और एनिमी एलियन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा कम फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है। तो हमने यहाँ तक भी देखिए। अब देखिए आगे थोड़ा देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो अधिकार प्रोवाइड कराता है, मतलब राइट प्रोवाइड कराता है, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो देखिए हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट प्रोवाइड कराता है उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल सकते हैं, पर इसमें भी जो हमारे संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, एक तो है फंडामेंटल राइट और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एक तो क्या है, फंडामेंटल राइट है, और एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर 3 में आते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। एंड अगर इनका वायलेशन होता है, होता है तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, तो हम डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। तो अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आया। ठीक है, तो हमने देखा भाई कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम सीधे आर्टिकल 32 के तहत 32 के अकॉर्डिंग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब देखिए, तो देखिए जैसे कि हमने पहले ही बात किया कि हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं, टोटल 6 टाइप के फंडामेंटल राइट हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट कौन सा आएगा, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले टाइप का फंडामेंटल राइट आएगा हमारा राइट टू इक्वलिटी। सेकंड टाइप का कौन सा होगा, राइट टू फ्रीडम। थर्ड टाइप का कौन सा होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ कौन सा होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 5 कौन सा होगा, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल। और टाइप 6 कौन सा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमने टोटली यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अगर थोड़ा आगे चलें तो देखिए ध्यान से, देखिए अब हम देख लेते हैं कि भाई जैसे कि हमने बात की थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट आएंगे, और ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आते हैं। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हम एक एक करके कंसेप्ट के साथ क्लियर कर लेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 12 के बारे में जानेंगे, फिर आर्टिकल 13 के बारे में जानेंगे, एंड उसके बाद हम आएंगे हमारे पहले फंडामेंटल राइट पर। तो पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 12 के बारे में कि भाई आर्टिकल 12 क्या कहता है, उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आगे आर्टिकल 12 कहता है, आर्टिकल 12 में जैसे कि जब आप पॉलिटी स्टार्ट करते हो, वैसे तो आप अपनी काफ़ी लंबी सीरीज हो गई है तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो एक टर्म बार बार आती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट। एक टर्म क्या आती है, बार बार आती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है। स्टेट का मतलब है, मतलब आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है स्टेट को। आर्टिकल 12 में किसको डिफाइन किया गया है, स्टेट को डिफाइन किया गया है। मतलब आर्टिकल 12 के अनुसार स्टेट क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, प्लस इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज, मतलब जितने भी लॉ मेकिंग बॉडीज हैं वो स्टेट हैं, जितने भी इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज हैं वो क्या है, स्टेट हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें
तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट क्या है, एक स्टेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद क्या है, एक स्टेट है। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, एक स्टेट है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, स्टेट है। लोकल अथॉरिटीज क्या है, ये भी स्टेट हैं। तो देखिए आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है किसको, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को। और स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब क्या नहीं है, राज्य नहीं है। स्टेट का मतलब है लॉ मेकिंग बॉडीज, इंप्लीमेंटिंग बॉडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट, ये सब क्या है, ये किसको डिफाइन करेंगी, ये डिफाइन करेंगी स्टेट को। ठीक है, तो आर्टिकल 12 ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट स्टेट, ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट स्टेट। तो आर्टिकल 12 में किसको डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है स्टेट को। किसको डिफाइन किया गया है, स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो ये आर्टिकल 12 सिंपल सा था। अब चलते हैं आर्टिकल 13 पर। देखिए ध्यान से, अगर आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। किसकी बात की गई है, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। मतलब मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं कि अगर कोई बिल या कोई एक्ट या कोई अधिनियम ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइटों में कटौती करता है, जो कि फंडामेंटल राइटों में कमी करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस बिल उस एक्ट को वहां तक अमान्य घोषित कर देगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट उस बिल उस एक्ट को वहां तक हटा देगा, अमान्य घोषित कर देगा या नल कर देगा जहां तक वो फंडामेंटल राइट का क्या करता है, वॉयलेशन करता है, वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट को। मतलब जहां तक वो फंडामेंटल राइटों में कमी करता है वहां तक सुप्रीम कोर्ट उस बिल को उस एक्ट को क्या कर देगा, नल कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए जुडिशियल रिव्यू आप समझ पाए। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर कोई अधिनियम कोई एक्ट ऐसा है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हो, चाहे जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया कोई अधिनियम कोई एक्ट ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइटों में कटौती करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस अधिनियम उस एक्ट को वहां तक खारिज कर देगा, वहां तक नल कर देगा जहां तक वो फंडामेंटल राइटों को वायलेट करता है। तो ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू है। ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू है। अब देखिए इसमें आर्टिकल 13 जब आप पढ़ोगे तो इसमें एक केस मेन इंपोर्टेंट है, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस या केशवानंद वर्सेस केरला केस भी हम इनको बोलते हैं। तो केशवानंद भारती केस के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो केशवानंद भारती केस में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चला था। केशवानंद भारती केस ही वही केस है जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चला था कि भाई हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप कोई भी एक्ट बनाइए, कोई भी अधिनियम बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट कोई भी एक्ट कोई भी अधिनियम ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कम करता हो या हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हो। अगर कोई ऐसा एक्ट है, ऐसा अधिनियम है, ऐसा लॉ है, तो उस अधिनियम को, उस लॉ को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा जहां तक वो फंडामेंटल राइट को क्या करता है, वायलेट करता है। उस अधिनियम उस बिल को नल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए केशवानंद भारती केस में ही पता चला था बेसिक स्ट्रक्चर का। केशवानंद भारती केस में ही किसका पता चला था, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चला था। जैसे कि देखो आपको पता है हमारे संविधान में कुछ बेसिक फीचर हैं और कुछ सर्कमस्टेंशियल फीचर हैं, कुछ बेसिक फीचर हैं और कुछ सर्कमस्टेंशियल फीचर हैं। बेसिक फीचर जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसेंशियल बोलते हैं। एसेंशियल मतलब कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब बेसिक फीचर को नहीं बदला जा सकता है। मतलब कि आप कोई भी कानून बनाइए, कोई भी अधिनियम बनाइए, बट बेसिक फीचर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। बेसिक फीचर को आप क्या नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, जो सर्कमस्टेंशियल फीचर है इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप चेंज कर सकते हो। तो संविधान की जो बेसिक संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है, इसका पता किस केस में चलता है, तो इसका पता चलता है हमको केशवानंद भारती केस में, केशवानंद बनाम केरला केस में इसका हमको पता चलता है। इसीलिए ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए केस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना है आपको कि केशवानंद भारती केस में किसके बारे में पता चला था, बेसिक फीचर या एसेंशियल फीचर के बारे में पता चला था। इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए
constitutional amendment are allowed to make changes to the fundamental right which does not form part of basic feature of our constitutional। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, आप बदलाव कर सकते हो, पर आप हमारे उनमें उन फंडामेंटल राइटों में बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते जहां से हमारे या जिनमें हमारे बेसिक फीचर हैं। कुल मिलाकर के कहना ये चाहता हूं कि कहा गया है कि आप हमारे संविधान के बेसिक फीचर में, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर में क्या नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, परिवर्तन नहीं कर सकते हो। और ये किस केस में पता चला, और ये पता चला हमको केशवानंद बनाम भारती केस में, केशवानंद बनाम केरला केस में। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि कोई भी अधिनियम या कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर में क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमने आर्टिकल 12 कंप्लीट कर लिया, आर्टिकल 13 कंप्लीट कर लिया। अब करने वाले हैं हम आर्टिकल 14 को स्टार्ट। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आर्टिकल 14 को स्टार्ट करने वाले हैं। और आर्टिकल 14 का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि हमने फर्स्ट में ही देख लिया था कि 14 से लेकर के 18 तक हमारा आता है राइट टू इक्वलिटी। क्या आता है, राइट टू इक्वलिटी हमारा आता है। तो अगर हम कहना चाहें, अब हमारा पहले नंबर का फंडामेंटल राइट स्टार्ट होने वाला है, राइट टू इक्वलिटी। क्या स्टार्ट होने वाला है, राइट टू इक्वलिटी स्टार्ट होने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें हमारे पहले नंबर के फंडामेंटल राइट की, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार जिसको बोलते हैं, तो इसमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आएंगे, तो आर्टिकल 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा और 18 आएगा। मतलब 14 से लेकर के 18 तक इसमें आते हैं। अब देखिए, राइट टू इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो समानता किसकी, ठीक है, तो हमारी प्रीएम्बल में भी राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है, हमारी प्रीएम्बल में भी इक्वलिटी की बात की गई है। और प्रीएम्बल में 2 टाइप की इक्वलिटी की बात की है, एक स्टेटस की इक्वलिटी और एक अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी। स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी की बात कहाँ की गई है, तो ये हमारे प्रीएम्बल में की गई है। कहाँ की गई है, हमारे प्रीएम्बल में स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की किसकी बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है। तो ये तो हुआ भाई हमारा राइट टू इक्वलिटी के बारे में, कि भाई प्रीएम्बल में भी इक्वलिटी के बारे में बताया गया, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब हम देख लेते हैं, जो हमने देखा था कि भाई हमारी राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आते हैं, तो पहले 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 16, 17, 18 कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं हमारा पहले नंबर का आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14। क्या देख लेते हैं हम, आर्टिकल 14 के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल 14 के बारे में, तो आर्टिकल 14 में एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताया गया है और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 14 में 2 टाइप के प्रोविजन हैं, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताया गया है और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। पहले हम ये भी देख लेते हैं कि भाई जो हमारा राइट टू इक्वलिटी वाला हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका मोटिव क्या है। तो इसका मोटिव है एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ, मतलब कानून सबको एक जैसा समझेगा, मतलब कानून के समक्ष सभी क्या है, समान हैं, समान हो। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट, जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है, इसका मोटिव है। मोटिव क्या है कि कानून की नज़रों में सब क्या हो, समान हो, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, आप कानून की नज़रों में कैसे हो, समान हो। ये हमारा राइट टू इक्वलिटी का मोटिव है। उसमें हमने पहले टाइप का पहले नंबर का आर्टिकल देखा है, आर्टिकल 14। इसमें भी 2 टाइप के प्रोविजन हैं, एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये 2 टाइप के प्रोविजन यहाँ पर हैं। अब ध्यान से देखिए आप, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो कहाँ से है, वो है ब्रिटिश से। वो कहाँ से है, वो है ब्रिटिश से। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये कहाँ से है, ये यूएसए से है। कहाँ से है, यूएसए, अमेरिका से है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हमारे संविधान में हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी हमने लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी हमने क्या लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं कि भाई जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो क्या कहता है। तो देखिए, जैसे कि आपने कोर्ट में देखा होगा, एक लेडी जस्टिस होती हैं जिनके एक हाथ में तराजू होता है और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। एक लेडी जस्टिस को देखा होगा आपने, जिनके एक हाथ में तराजू होता है और आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। तो उन वो क्या दर्शाना चाहती हैं
तो वो दर्शाना चाहती हैं कि भाई देखो, कानून मानता है एविडेंसेस को। किसको मानता है? कानून मानता है सबूतों को। किसको मानता है? कानून मानता है सबूतों को। कानून किसको मानता है? सबूतों को मानता है। ठीक है, अब इसमें क्या है और आगे बताया गया है, जो हमारा फर्स्ट नंबर का है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कहता है कि भाई कानून किस पर डिपेंड करेगा? कानून मानेगा किसको? एविडेंसों को मानेगा। और कानून सभी के लिए समान है। कानून क्या है? सभी के लिए समान है, आइडियल फॉर ऑल। अब देखो, क्या ये बात ठीक है? मतलब क्या आपको ये बात ठीक लग रही है कि कानून सभी के लिए समान हो? ये तो बात कौन करता है? ये तो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ बात करता है कि कानून की नजरों में सब समान है, मतलब कानून सभी के साथ एक समान व्यवहार करेगा। तो क्या आपको ठीक लगता है? सही है या गलत है? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट दो लोग हैं। एक पर्सन ऐसा है जिसकी मंथली इनकम है 1 लाख, मान लेते हैं अपन 1 लाख रुपए है, ठीक है। और एक पर्सन ऐसा है जिसकी मंथली इनकम मान लेते हैं अपन 5,000 रुपए है, ठीक है। दोनों ने एक क्राइम किया है, दोनों ने एक क्राइम किया है और उस एक क्राइम को कोर्ट ने सजा सुनाई है। सजा ये है कि आपको 2 लाख रुपये हर्जाना देना पड़ेगा, मतलब आपको 2 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देने पड़ेंगे। अब जो जिसकी पर मंथली इनकम 1 लाख है, 1 लाख है, वो तो आराम से हर्जाना दे देगा भाई। पर जिसकी मंथली इनकम 5,000 है, वो 2 लाख रुपए कैसे देगा? ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि कानून की नजरों में सब समान है, मतलब सभी के साथ एक समान व्यवहार। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? सभी के समान एक समान व्यवहार। पर ये तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा भाई। कोई गरीब है और कोई अमीर है, अगर आप उन पर हर्जाना वगैरह लगाओगे तो अमीर तो आसानी से चुका के निकल जाएगा, पर गरीब इंसान उसमें पिसता ही रहेगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में थोड़ी सी आपको कमियां लग सकती हैं। तो देखिए, हाँ, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, अनइक्वल को इक्वल ट्रीटमेंट देना ठीक है क्या? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे। तो अगर जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई कोई असमान लोग हैं, क्या है? असमान पर्सन है, अनइक्वल पर्सन है, तो अनइक्वल पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट देना ठीक है क्या? नहीं है ठीक। हाँ भाई, आप कंडीशन को देख के, स्थिति को देख करके थोड़ा सा क्या कर सकते हो? रिलीफ दे सकते हो। तो देखिए, अब बात करें, सपोज दैट कोई 2 पर्सन है, उन्होंने सेम क्राइम किया है, तो क्या सेम क्राइम के लिए दोनों पर्सनों को सेम सजा देनी चाहिए बिना उसकी कंडीशन को देखे? तो देखिए, वो भी किसके लिए? तो एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि बिना किसी प्रिविलेजेस के, बिना किसी विशेष अधिकारों के सभी के साथ क्या किया जाएगा? इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, सभी को एक समान माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये सफिशिएंट नहीं है। मतलब जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये क्या है? ये सफिशिएंट नहीं है। आपको इसमें थोड़ी बहुत कमियां लग सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा टोटली यहाँ तक इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में। अब हम सेकंड वाला देख लेते हैं, इसी का सेकंड प्रोविजन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सेकंड वाला क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है, जो कि हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। कहां से लिया है? हमने यूएसए से लिया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि इक्वल के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा और अनइक्वल के साथ में अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। मतलब जो समान हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और जो असमान हैं उनके साथ अनइक्वल, असमान ट्रीटमेंट किया जाएगा, असमान व्यवहार किया जाएगा। तो देखिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो समान है, मतलब जो इक्वल हैं, उनके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा और जो अनइक्वल हैं उनके साथ में डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। अगर एग्जांपल हम देखना चाहें तो देखिए, जैसे कि सपोज दैट कोई क्राइम है जो कि अडल्ट ने भी वही क्राइम किया है और चाइल्ड ने भी वही क्राइम किया है। मतलब अडल्ट और चाइल्ड ने, दोनों ने क्या किया? सेम क्राइम किया है। अब क्या इन दोनों को सेम सजा मिलनी चाहिए उस क्राइम की? नहीं। अडल्ट को यहाँ पे थोड़ी रिलीफ, थोड़ी छूट दे दी जाएगी। अडल्ट को थोड़ी रिलीफ, थोड़ी छूट दे दी जाएगी। मतलब इन दोनों के साथ में डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इन दोनों के साथ में क्या किया जाएगा? डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है और एक कोई नॉर्मल पर्सन है।
अगर उन दोनों ने भी सेम क्राइम किया है तो क्या दोनों के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए? नहीं, इनमें इसमें क्या होगा, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको थोड़ी रिलीफ दी जाएगी और दी जानी भी चाहिए। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि जो इक्वल हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा और जो अनइक्वल है उनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब सुनिए, तो हमने देखा था इक्वलिटी बिफोर लॉ में, उसमें कहा गया है कि वो नहीं होना चाहिए, इसलिए वो नेगेटिव कंसेप्ट था, हमने देखा था। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि क्या होना चाहिए, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बताता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बताता है क्या होना चाहिए, इसलिए ये क्या है? ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये क्या है? एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। तो याद रखना है, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो एक क्या है? वो नेगेटिव कंसेप्ट है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। और इसमें अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब अनइक्वल के साथ में अनइक्वल और इक्वल के साथ में इक्वल, मतलब जो समान है उनके साथ समान व्यवहार और जो असमान है उनके साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। किसमें? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। ठीक है, ये यूएसए का है, जो कि हमने हमारे संविधान में इसको भी हमने रखा है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें आगे, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो क्या कहता है कि भाई कानून की नजरों में सब क्या है? सब इक्वल हैं। कानून की नजरों में क्या है? सब इक्वल है, मतलब सब क्या है? समान है। ये बात ऐसी करता है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं। इसके कुछ क्या हैं? एक्सेप्शंस भी हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद कौन कौन है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, एमएलए, एमपी, फॉरेन सॉवरेन, ये सब क्या है? ये सब इसके क्या है? अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। मतलब जब तक, जैसे कि मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे कि जब प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने पद पर बने होते हैं तो वो अपने द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए जवाबदेह नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, जब तक वो अपने पद पर बने होते हैं उनको गिरफ्तार, अरेस्ट भी नहीं किया जाता है। तो ये कुछ क्या है? जैसे कि एमएलए और एमपी पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा होता है तो इनके द्वारा बोले गए शब्दों के लिए भी मतलब सुप्रीम कोर्ट इनको गिरफ्तार नहीं करवा सकता है। तो ये क्या है? ये क्या है? इनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, कुछ विशेष अधिकार हैं इनके लिए। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के कुछ एक्सेप्शंस हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, एमएलए, एमपी और फॉरेन सॉवरेन। तो ये क्या है? ये इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। तो देखिए, हमने टोटली आर्टिकल 12 देखा, आर्टिकल 13 हमने कंसेप्ट के साथ क्लियर किया और आर्टिकल 14 के दोनों प्रोविजन, दोनों कंसेप्ट हमने देख लिए। पॉजिटिव कंसेप्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, पॉजिटिव कंसेप्ट और नेगेटिव कंसेप्ट। पॉजिटिव कंसेप्ट में क्या आएगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और नेगेटिव कंसेप्ट में क्या आएगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये हमने आर्टिकल 14 तक कंप्लीट कर लिया है। अब आएगा हमारा आर्टिकल 15। तो ये जो हमारी क्लास होने वाली है ये आर्टिकल 14 तक ही होने वाली है, एंड आर्टिकल 15, 16, 17, 18 एंड कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जाएंगे 35 तक। तो ये हम करेंगे आने वाली नेक्स्ट क्लासों में। तो सेकंड क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 15 से। सेकंड क्लास में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आर्टिकल 15 से स्टार्ट करेंगे। आज की ये क्लास यहीं तक होने वाली है, आर्टिकल 14 तक। तो कैसी लगी आपको ये हमारी क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दें। एंड अगर इस क्लास में कहीं मिस्टेक लगी हो तो मुझे बताएं, ताकि मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए, बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।